एंड आपके 2 टर्म में एग्जाम होने वाले हैं। एक एग्जाम आपका नवंबर दिसंबर में होगा, दूसरा आपका फरवरी मार्च में होगा। लेकिन देखो ये बड़ा ना इरेशनल सा तरीका है कि भाई पहला अगर हम लोग अप्रैल मई में भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो अप्रैल मई में भी स्टार्ट करके अगर मुझे नवंबर दिसंबर तक का समय मिल रहा है तो वो काफी ज्यादा समय है। उसके बाद हमें इतना समय मिलता नहीं है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपको पहले सिर्फ फर्स्ट टर्म का कराऊं और उसके बाद बिल्कुल फुल स्टॉप लगा दूं और बाकी यहाँ कराऊं, क्योंकि आप देख रहे हो पॉसिबिलिटी नहीं है उस चीज की। पर अकाउंट थोड़ा सा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इको बीएसटी इंग्लिश ये तो चल जाएगा, लेकिन अकाउंट्स में वो चीज पॉसिबल नहीं है, वो भी 11th क्लास में बिल्कुल भी नहीं। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग जैसे आपके नवंबर दिसंबर में एग्जाम है, तो मैं सितंबर एंड तक आपके साथ करा के चलूंगा कोर्स। पहले फर्स्ट टर्म का कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट टर्म में क्या क्या है अपने पास? थ्योरेटिकल है, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 शायद यहाँ कवर नहीं किया है, इन्होंने किया है। चैप्टर नंबर एनसीईआरटी के चैप्टर्स के नाम अलग हैं और उसके टीएस अग्रवाल के अलग है। मेरे से पूछ लिया करो सर, मैं बता दूंगा, हालांकि अलग है, बिल्कुल है। देखो चैप्टर नंबर 1 2 3 यहाँ कवर हो रहा है, टीएस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। टीएस के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 1 2 3 यहाँ कवर हो रहा है। इसके बाद जो दूसरा पार्ट है आपके पास वो है अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस में आपका चैप्टर है वाउचर, इक्वेशन, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, ये जो हमने आगे पढ़े थे ना। इसके बाद चैप्टर 6 वो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। जर्नल, जर्नल हम लोग कर रहे हैं, जर्नल एंट्रीज ये वो है। इसके बाद हम करेंगे कैश बुक, ये इसके सब पार्ट्स हैं, ये इसके सब पार्ट्स हैं। कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, इंक्लूडिंग ट्रेड डिस्काउंट आएगा, फ्रेट एंड कार्टेज आएगा, सिंपल जीएसटी कैलकुलेशन आएगा, आपको बताऊंगा। इसके अलावा और क्या आएगा? लेजर्स आएगा। मैं आपके साथ शायद मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेजर स्टार्ट करेंगे। मैं आपको एक हिंट दूंगा कि लेजर क्या होता है, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेजर तक हमारा जो चैप्टर है वो शायद आपके टीएस ग्रेवाल में 8 तो जर्नल एंट्री है ना? यस सर। तो इसके बाद 4 5 6 7 8 ये सब आपके कवर हो रहे हैं। बीआरएस एक चैप्टर होगा अलग से, डेप्रिसिएशन होगा, प्रोविजन होगा। मेरे पास अभी इंडेक्स नहीं है टीएस का, तो अगर आपके पास है तो आप खोल लो, मुझे चैप्टर नंबर बता दो। ये सारे चैप्टर होंगे। देखो कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक। कैश बुक अलग से एक चैप्टर होगा और परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न ये सब एक चैप्टर का पार्ट है। सर ये चैप्टर सारे थ्योरी के हैं या मतलब जैसे नहीं, प्रैक्टिकल है सर। थ्योरी के चैप्टर जो है वो पहले हैं सिर्फ 3। ओके सर। मैं एक बार कोशिश करता हूँ, अगर मेरे पास तो इंडेक्स सर है। जो यूनिट 1 होगी बस उसी के अंदर वो 3 चैप्टर में से एमसीक्यूज आएंगे, बस वो 3 जो चैप्टर है 1 2 नहीं सर, सारे में से एमसीक्यूज आएंगे। पूरी बुक में से आएंगे? हाँ, अभी पूरी बुक मतलब फर्स्ट टर्म तो आपका एमसीक्यू होना ही होना है। एक मेरे यूट्यूब पे भी इसकी वीडियो पड़ी है, वो भी आप देख सकते हो, उसमें मैंने पूरा समझाने की कोशिश की है 7-8 मिनट में। आपके पास फर्स्ट टर्म तो एमसीक्यू होगा ही होगा, नवंबर वाला। बस उसमें ये ऑप्शन है कि ये देखा जाएगा कि वो स्कूल में जाकर होगा या घर से होगा। अगर स्कूल में होगा तो फिर वो ऑनलाइन नहीं होगा, आपको एक ओएमआर शीट दी जाती है जिसमें गोला गोला भरना होता है ब्लैक ब्लैक से। यस सर। तो या तो वो होगा, अगर घर से हुआ तो फिर ऑनलाइन होगा। ज्यादातर चांस है ये चाहते हैं कि स्कूल से हो। ये सीबीएसई की अपनी नोटिफिकेशन में क्लियर हो चुका था कि भाई हम स्कूल में बुलाना चाहते हैं हर हालत में। तो अगर इनके पास थोड़ा सा भी स्कोप हुआ तो ये स्कूल में बुलाकर एमसीक्यू लेंगे, तो फिर उस केस में एमसीक्यू का कोई यूज नहीं रह जाता, फिर तो वो आपका एक एग्जाम है। और एमसीक्यू का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि थ्योरी आएगी। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को भी एमसीक्यू के रूप में डाला जाता है। बहुत जल्द फर्स्ट टर्म वालों के लिए मैं आपके साथ 15 दिन से 1 महीने के बीच में एमसीक्यू का एक पूरा लेकर आऊंगा। टेस्ट भी हम लोग एमसीक्यू रखेंगे अब इसके, और जो भी हम लोग इसकी सॉल्यूशन भी देखेंगे और इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। आपकी टीएस ग्रेवाल में भी एमसीक्यू हैं हर चैप्टर के एंड में, आप उसको भी देख सकते हो। तो फर्स्ट टर्म एमसीक्यू होगा, ये तो श्योरिटी है। 90 मार्क्स का होगा, ये भी श्योरिटी है। अब वो कितने आवर्स तो शायद अभी भी इन्होंने नहीं बताए हैं, एग्जाम पैटर्न अभी भी इन्होंने नहीं बताया, बस टाइम बता दिया। सॉरी सर 40 मार्क्स लिखा जी है। जी सॉरी 90 मिनट्स का है और 40 मार्क्स का है, यानी लगभग 2 मिनट के आसपास मान के चलो पर मार्क। तो उसी हिसाब से क्वेश्चन आते हैं।
जैसे जर्नल आपसे एक एंट्री दे दी और बोल दिया जर्नल एंट्री करके बताओ कौन सी ठीक है, यार वो तो आपके पास ऑप्शन आ गए ना, लेकिन आपको तो प्रैक्टिकली करना ही पड़ेगा ना वो जर्नल एंट्री। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ थ्योरी है किसी के पास अभी टीएस ग्रेवाल इंडेक्स बता सकता है कोई? सर एक सेकंड। सर पूरा इंडेक्स बताऊं? नहीं, आप मेरे को ये बताओ, चैप्टर नंबर 8 है, जर्नल है ना? यस सर। 9 क्या है? लेजर। 10, स्पेशल पर्पस बुक्स, कैश बुक, 11, अदर बुक्स, 12, अकाउंटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी, ठीक है, ये भी कवर है। उसके बाद 13, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, 14, ट्रायल बैलेंस, 15, डेप्रिसिएशन। हालांकि मैं 14 को करा दूंगा अभी क्योंकि वो इससे लिंक है। 15 और फिर 16 होगा, नहीं 16 नहीं होगा, यहाँ पे 16 क्या है वैसे? प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। ठीक है, तो ये आपका कोर्स है जी, कहीं ना कहीं चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 16 तक मान के चलो। और मैं आपके साथ जो कवर कर चुका हूँ वो कहीं ना कहीं 8 तक हो चुका है, बहुत ज्यादा पीछे नहीं है हम लोग। ये हमारा 8 में ही टाइम लगता है। आज शायद एक न्यू स्टूडेंट भी हमारे पास, आयुष, एक ऐप मिलती है सर बच्चे, आप अभय की रेफरेंस से आपको पता होगा शायद, एक ऐप क्या मैं वेब पेज ही बोलूंगा, वो मिलता है। जितने लेक्चर हमारे हो चुके हैं वो सब क्लास रिकॉर्डिंग उसमें मिलेगी आपको एज अ बैकअप। और आगे भी जब आप फ्यूचर में जो भी क्लासेस हो रही है, जैसे ये क्लास भी रिकॉर्ड हो रही है, ये भी उस पर आपको मिलती है। उसमें मल्टीपल व्यूज होते हैं, आप अभी देखो, 2 महीने बाद फिर देखो, फिर 1 महीने बाद देखो, आपके पास है मल्टीपल व्यूज, उसमें कोई इशू नहीं। ठीक है सर। तो ये एक बेनिफिट रहेगा। अब चैप्टर नंबर 16 तक मेरे पास हो जाएगा, तो मेजर पार्ट हमारा इन्होंने कवर कर दिया। 11th का तो फिर भी इन लोगों ने थोड़ा सा ठीक रखा है, 12th में तो बहुत खिचड़ी पकाई है। अब ये 8th हो गया ना, 8th के बाद 9th तो हमारा एक ही क्लास का चैप्टर है, एक ही बारी में खत्म हो जाता, कुछ नहीं है उसमें। ऐसे ही हमारा ये 14 कुछ नहीं है, प्रोविजन एंड रिजर्व कुछ नहीं है। जो मेन लफड़ा है ना बच्चे चैप्टर में, वो है डेप्रिसिएशन। ये जब मैं कराऊंगा तब बताऊंगा, ये थोड़ा सा टेढ़ा चैप्टर है। टोटल चैप्टर शायद 22-23 है आपके पास ना? सर 23। 23। इसके अलावा जब हम सेकंड में आते हैं तो बाकी आपके सेकंड में कवर हो रहे हैं। हालांकि एक चैप्टर यहाँ पे ट्रायल बैलेंस उठा रखा है, ये शायद आपने 14 नहीं, कितना बताया था? 8, 9, 10, हाँ 14 ही बताया था। ये 14 यहाँ कवर हो रहा है, लेकिन इसमें कुछ नहीं है, तो मैं ऊपर ही कवर करा दूंगा आपके पास। तो अभी आप ये लोग प्लीज मार्क कर लेना, मैं बार बार इसे खोल नहीं पाऊंगा, मैं आप ही से पूछूंगा ना, मैं इसको रेगुलर देख पाता हूँ। तो ये आपको बताना है कि सर चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 16 हमारा टर्म 1 में आएगा, जो कि नवंबर में होगा। और मैं कोशिश करूंगा, कोशिश क्या मतलब, यहाँ तक हम लोग जब कवर कर लेंगे, मैं आपको पढ़ाता रहूंगा लगातार सितंबर एंड तक। 1.5 से 2 महीना लेंगे हम लोग उसके बाद रिवीजन के लिए। सितंबर एंड तक अगर हमारे उससे पहले 16 हो गए तो मैं आगे भी पढ़ाऊंगा थोड़ा सा, क्योंकि उसके बाद 1-2 महीने ही बचेंगे आपके पास सेकंड टर्म के लिए, उसमें बहुत सारा कवर नहीं हो पाएगा, मैं खिचड़ी नहीं पकाना चाहता। सर लेकिन टर्म ये 1 में तो 16 चैप्टर तक आ रहे हैं, मतलब 16 चैप्टर तक आ रहे हैं। बिल्कुल सर, और मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो बच्चा स्टार्टिंग से पढ़ रहा है या जो पढ़ चुका है, वो चैप्टर नंबर 8 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं कहीं ना कहीं। सर हाँ जी सर हमारा भी चैप्टर 3 चैप्टर 4 ये हुए कहाँ है अभी? सर 3 हो चुका है, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स वाला, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, गोइंग कंसर्न, प्रूडेंस। ये थियोरेटिकल चैप्टर है, ये हो चुका है सर। सेकंड में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स थी, फर्स्ट आपका इंट्रोडक्शन था। हाँ एक चैप्टर शायद इसमें रह रहा होगा, 4 वाउचर रह रहा है अभी, लेकिन थर्ड हो चुका है। थर्ड में एक पोर्शन है, वो पोर्शन ना के बराबर है, उसका कुछ क्वेश्चन भी नहीं आता, फिर भी हम लोग उसे लास्ट में डिस्कस करते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला और गैप वाला। सर फिर वो जो टर्म 2 होगी उसके अंदर फिर क्या सिलेबस होगा? उसके अंदर 16 to 23 आएंगे फिर? सर 17 to 23। अच्छा, उसके अंदर 1 to 16 नहीं आएगा ना सर कुछ भी? नहीं सर, फिर 1 to 16 नहीं आएगा आपके पास, ये अच्छी बात है एक। अच्छा, तो सर हर सब्जेक्ट में ऐसा होगा? हर सब्जेक्ट में ऐसा हो गया। ये कौन है जो भी अभी उठा है? अंगद गुड मॉर्निंग भाई। अरे नहीं सर, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरे यूट्यूब पे ही अपडेट्स आती रहती हैं, उनको सब्सक्राइब करके रखो। अभी पीछे इसका पूरा का पूरा मैंने बताया था वहां पे भी,
क्लास में भी बताया होगा, लेकिन वहां पर भी बताया था। जो आपका फर्स्ट हेलो टर्म में हो गया वो सेकंड टर्म में नहीं आएगा। हाँ जी सर। सर, मैं पूछा था कि हमारा सर थर्ड चैप्टर नहीं हुआ क्लास में, मतलब मैं हम्म, सर मतलब जो मैंने कुछ ही क्लासेस लेट ज्वाइन करा था, आपने को 3 वीडियोस बोली थी, तो 3 वीडियोस में नहीं हुआ था वो पूरा। थर्ड चैप्टर आपके साथ कराया सर मैंने, मैं दिखा देता हूँ आपको, लेकिन मैं दिखाऊंगा कहाँ। ये तो शायद वो है ना। ये बुकलेट शेयर की थी मैंने आप लोगों के साथ। यस सर। ये हमने किया था, ये चैप्टर नंबर 2 था। इसके बाद मैंने आप लोगों के साथ ये किया था सर। याद हो आपको, बिजनेस की पहचान अलग होती है, मालिक की पहचान अलग होती है। हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं जो मनी वैल्यू में होती है। नहीं है याद? नो सर। हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, डेबिट और एक क्रेडिट। क्या बात कर रहे हो यार, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपके एग्जाम में आया था ये चैप्टर? नो सर। सर मेरे एग्जाम में सर फर्स्ट 1 और 2 आए थे, तो आपने वो तो मेरे को करवाए थे, मेरे को याद है। मेरे पास इसमें होगी नहीं, चलो मैं एक बार देख लूंगा। अगर हो गया होगा तो मैं आपको बता दूं, नहीं हुआ तो फिर कराना पड़ेगा ही, उसमें तो कोई बुराई नहीं है। क्योंकि इसमें तो मेरे पास आगे से होगा ये, कोई बात नहीं। तो इसमें कोई, चलो अगर नहीं होगा तो हम कराएंगे सर, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, अब अंगर क्लियर होगी चीज। आवाज आ रही है? यस सर। अब वो नेटवर्क इशू हो गया था। तो मैं कह रहा था अगर नहीं होगा तो करा देंगे सर, उसका इशू नहीं है। अभी हम लोग एक बार, हमारी कुछ जर्नल एंट्रीज बची हुई थी, उन जर्नल एंट्रीज को एक बार हम कंप्लीट करते हैं आज। इसको मैं बंद कर देता हूँ, इसको भी बंद कर देते हैं। सर वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। अब आ रही है? ये सर आ तो रही है, लेकिन सब ब्रेक हो रही है बहुत। देखिए सर एक बार अगर चलता हो तो काम, क्योंकि मैं कैंसिल नहीं करना चाहता क्लास को किसी भी हालत में ना। सर आ रही है, अब आ रही है। ठीक है। अच्छा, मैंने कौन कौन सी जर्नल एंट्री आपको करा दी थी, यहाँ पे नजर आ जाएगा। मेरे पास एक जर्नल एंट्री आ रही है 35, गुड्स डैमेज बाय फायर ₹1000 एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिट क्लेम ऑफ ₹800। ये मैंने आपको कराते कराते रुक गया था, है ना? यस। इसमें क्या समझे हम लोग कि हमारे जो गुड्स हैं वो डैमेज हुए हैं बच्चे, 1000 से आग लगी, गुड्स डैमेज हो गए 1000 से। हमने उन गुड्स का इंश्योरेंस कराया हुआ था, और इंश्योरेंस कंपनी ने हमें उसमें क्या दिया है, क्लेम दिया है 800 का। और मैंने आपको बताया था कि इंश्योरेंस वाली एंट्रीज में आपके साथ पहले अच्छे से एक बार डिस्कस करूंगा। वो केस मुझे याद आ गया, लॉस बाय फायर ऑब्लिक थेफ्ट। आपके जहां चोरी हुई, या फिर आपके यहाँ पे आग लगी, आपके नहीं मतलब मिस्टर एक्स वाई जेड कोई है उसके यहाँ पर, उस केस में क्या होगा? देखो बच्चे, एक चीज का ध्यान रखना, जब भी लॉस होता है, फायर से हो या चोरी से हो, हमेशा आपको ये देखना होता है कि क्या वो गुड्स जो खराब हुए हैं वो इंश्योर्ड थे या अनइंश्योर्ड थे। इंश्योर्ड का मतलब क्या है? इंश्योर्ड का मतलब है कि आपने उसके अगेंस्ट में इंश्योरेंस लिया हुआ था।
अनइंश्योर्ड का मतलब क्या है कि आपने उसके अगेंस्ट में कोई इंश्योरेंस नहीं लिया हुआ था। अगर वो गुड्स इंश्योर्ड थे तो ध्यान से समझो, पहले जब लॉस होगा, पहले लॉस की एंट्री, जब लॉस होगा तो आप एंट्री करोगे लॉस बाय फायर या थेफ्ट, जो भी है, अकाउंट डेबिट, क्योंकि गुड्स खराब हुए हैं तो गुड्स जब खराब होते हैं तो हम किसे क्रेडिट करते हैं? परचेजेस को क्रेडिट करते हैं। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, ये आपके गुड्स खराब हुए। अगर अनइंश्योर्ड है तब भी यहां पर भी एंट्री सेम रहेगी, लॉस बाय फायर या थेफ्ट अकाउंट डेबिट, ये आपका लॉस हुआ। सेकेंड एंट्री, अगर ये इंश्योरेंस है तो नुकसान आपका नहीं हुआ, आपको इंश्योरेंस कंपनी इसका पैसा दे देगी। अगर पैसा दे रही है तो जितना पैसा इंश्योरेंस कंपनी देने को रेडी है उतने को आप करोगे डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट। भाई आपको किसी से पैसा मिलेगा तो जब आपको किसी से पैसा मिलना बाकी होता है, रिसीवेबल होता है, वो आपका डेटर बनता है, वो आपका एसेट होता है, एसेट इंक्रीज हो रहा है। टू, लॉस बाय फायर, ये तब है जब आपका जितना लॉस हुआ था वो सारा का सारा लॉस रिकवर हो गया। मान लो 1,000 रुपए का नुकसान हुआ था और इंश्योरेंस कंपनी ने 1,000 रुपए दे दिए तो आपका कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन हो सकता है इंश्योरेंस कंपनी सारा पैसा ना दे, तो जितना इंश्योरेंस कंपनी देने को रेडी है उतना आप डेबिट करोगे। मान लो जैसे हमारे इसी क्वेश्चन में 800 रुपए देने को तैयार है, लेकिन नुकसान हुआ है हमारा 1,000 का, तो 200 का जो हमारा नेट लॉस हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, 200 रुपए वो डेबिट होगा टू लॉस बाय फायर या थेफ्ट। इन दोनों में से कोई एक एंट्री होगी। ये डिपेंड करता है कि इंश्योरेंस कंपनी आपको कितना पैसा दे रही है, आपको इंश्योरेंस क्लेम कितना मिल रहा है। अनइंश्योर्ड का केस है तो भाई आगे कोई एंट्री नहीं होगी, यही एंट्री फाइनल है आपके पास, क्योंकि वो पूरा नुकसान आपका नुकसान है। हाँ, हम उसको चार्ज जरूर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट। बताइए जी, आया कुछ समझ? डाउट बोलो। सर आपकी वॉइस नहीं आई। कहां तक नहीं आई सर? सर अभी जब आपने ये बोला कि कुछ समझ में आया नहीं तो चलिए अब अचानक से पूछ कट लेता गया। हूँ, अब पछा लेता हूँ, पूछ लेता हूँ दोबारा से। कुछ समझ आया, कुछ डाउट है? फिर से कट गई? सर लॉस बाय फायर हमारा क्या एक्सपेंस है? हाँ जी सर, लॉस बाय फायर आपका एक्सपेंस है, नुकसान है। तो सर हम उसे सेकंड इक्वेशन में दोनों में, और के बाद वाली में और के पहले वाली में भी, उसको हम क्रेडिट कैसे करें जब हमारा एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो? नहीं, डिक्रीज हो रहा है सर। जब हमारा एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो हम उसे डेबिट कर रहे हैं, लेकिन अगर इंश्योरेंस कंपनी वो पैसा देने को तैयार है तो हमारा लॉस यानी हमारा एक्सपेंस डिक्रीज हो रहा है, और एक्सपेंस डिक्रीज हो रहा है तो मैं उसे क्रेडिट कर रहा हूँ। सर सेकंड का जो और वाला है जी उसमें तो सर लॉस बाय फायर जो हमारा लॉस है वो सिर्फ 800 ही डिक्रीज हो रहा है, बाकी तो 200 डिक्रीज नहीं हो रहा। हाँ, तो हमने जो बचा हुआ 200 है उसको ट्रांसफर कर दिया किसमें? प्रॉफिट एंड लॉस में। सर वो अगर हमने ट्रांसफर कर दिया तो हम लॉस बाय फायर को 1000 से क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? देखो, हमारा टोटल लॉस हुआ जो हमने पहले दिखाया 1,000 रुपए, लेकिन अब हमें वो 1,000 रुपए खत्म करना है। क्यों? क्योंकि 800 रुपए मेरे को इंश्योरेंस कंपनी से रिकवर हो जाएगा, वो तो मेरा नुकसान है नहीं। बचा हुआ 200 रुपए मेरा नुकसान है, मैं उसको उसकी फाइनल प्लेस पर ले गया हूं जो कि है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसीलिए मैं इसको पूरा खत्म कर रहा हूँ। प्रॉफिट एंड सर लॉस जो अकाउंट। आपने हाँ जी। सर जो आप ये बात मेरे को समझ में आ गई सर, जो आपने शॉर्ट में फर्स्ट इक्वेशन लिखी है वो कौन से केस की है? कौन सी मेरे भाई? सर जैसे जो आपने फर्स्ट लिखे हैं इन शॉर्ट के अंडर, हाँ, सर वो कौन
से केस में जैसे सेकंड वाली तब है जब हमें पूरे पैसे मिल जाते हैं इंश्योरेंस कंपनी से, और वाली वो है जब हमें थोड़े से पैसे मिलते हैं। तो फर्स्ट वाला कौन सा केस है? सर फर्स्ट एंट्री तो होगी, फर्स्ट एंट्री तो होगी। फर्स्ट एंट्री का मतलब क्या है कि मुझे लॉस हो रहा है तो मैं उस लॉस को अपना पहले डेबिट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे डायरेक्ट, देखो हम क्रोनोलॉजिकल चलते हैं, जिस दिन लॉस हुआ मैंने उसको डेबिट किया और अपनी परचेजेस को, अपने गुड्स को कम कर दिया। पहली एंट्री तो आपकी होनी है। दूसरी एंट्री डिपेंड करेगा कि आपके गुड्स इंश्योर्ड है या नहीं है, और अगर इंश्योर्ड हैं भी तो क्या फुल्ली इंश्योर्ड है या पार्शियली इंश्योर्ड है। तो सर जब हमारे पास ये ट्रांजेक्शन आती है तो हम इसके लिए दो वो लिखेंगे? हाँ जी सर, 2 एंट्री होंगी आपके पास हमेशा। जैसे ये वाला केस नहीं है आपके पास, गुड्स डैमेज हुए 1000 के, इंश्योरेंस कंपनी ने एडमिट किया है कि वो कितना देगी, 800 देगी। इंश्योरेंस कंपनी ने एडमिट किया है कि वो कितना देगी, 800 देगी। तो मुझे बताओ क्या एंट्री करोगे सर? 42 में 2 एंट्री होंगी। पहली एंट्री क्या होगी? सर 35 थी ना वो तो। पहली एंट्री क्या होगी? लॉस बाय फायर। लॉस बाय फायर, डेबिट 1000 टू परचेजेस अकाउंट 1000। परचेजेस अकाउंट 1000। बी एंट्री में हम क्या सर करेंगे? हम अपने लॉस को खत्म करेंगे। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 800। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 800। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 200 प्रॉफिट एंड टू लॉस लॉस बाय फायर अकाउंट 1000। डेबिट 200 टू लॉस बाय फायर 200 1000। अंगद क्लियर है? हाँ जी सर। सर हाँ जी, एक बार नोट करेंगे इसको साथ के एक साथ। बार ये सर एक बार इसकी नरेशन भी लिख दो। पहले वाले में जो आपके पास नरेशन आएगी वो आएगी बीइंग गुड्स लॉस बाय फायर। दूसरे में आएगी बीइंग इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम। एक बार इसको सर नोट आप करेंगे। कमिंग वीक में एक टेस्ट दे सकते हो 3 चैप्टर्स का? मेरा सर एग्जाम है नेक्स्ट वीक। मेरे को एक बार व्हाट्सएप कर देना कौन कौन से हैं, मैं ले लूँ। एमसीक्यू होगा या फुल फ्लेज ही होगा अभी? सर एमसीक्यू ही होगा, तो मेरे को उसी के लिए चाहिए था, एमसीक्यू टाइप ही एक। मेरे को व्हाट्सएप कर देना, मैं बात कर लेता हूँ। ओके सर। नोट हो जाए तो बताना एक बार।
हो गया? आवाज नहीं आ रही, देख के बोल सकते। हो गया? यार नेट ही नहीं आ रहा। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? यस सर। मैं ये पूछ रहा था कि हो गया या कोई डाउट है? सर हो गया। मैं आगे बढ़ रहा हूँ और 35 मैंने 36 पेड लैंडलॉर्ड, आपने लैंडलॉर्ड को पे किया है 1500 फॉर रेंट। टोटल 1500 रुपए आपने पे किए हैं रेंट के। उस 1500 में से ना वो कहता है कि आपकी जो बिल्डिंग है ना 1/3 ऑफ द प्रीमाइसेस सर आपकी यानी स्क्रीन शेयर हो बिल्डिंग रही है। इज। स्क्रीन तो शेयर हो रखी है सर, ये नेट का इशू है। एक सेकंड रुको जरा, मैं बाहर जाके सर देखता नहीं हूँ। हो रही स्क्रीन शेयर आपकी, वो क्वेश्चन वाला पेज नहीं आ रहा इधर। नहीं वो उसका इशू है, एक सेकंड रुको, बाहर जाके देखता हूँ। अंदर नेटवर्क नहीं आ रहा शायद। स्क्रीन शेयर भी है नहीं? सर अब दिख रही है। हाँ, नेटवर्क का इशू आ रहा है सर, कोई बात नहीं, मैं ट्राई करता हूँ। वीडियो बंद हो जाएगी, वीडियो नहीं चलेगी क्योंकि वो सेटअप अलग था। आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, मैं आपके साथ एंट्री कर रहा था 36 में कहता है पेड लैंडलॉर्ड ₹1500 फॉर रेंट। उस रेंट में से 1/3 जो बिल्डिंग है ना वो ऑक्यूपाई है प्रोप्राइटर के द्वारा फॉर हिज ओन रेसिडेंस। टोटल रेंट कितना पे किया आपने? सर 1500। टोटल द रेंट पेड ₹1500, लेकिन इस 1500 में से दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है ये, 1/3 एंड 2/3। 1/3 अगर हम 1500 का करते हैं तो कितना आएगा? 500। और 2/3 अगर हम करते हैं 1500 का तो कितना आएगा? 1000। 1000। अब ये जो 1/3 वाला पार्ट है ये वो क्या कर रखा है उसने, अपने खुद के यूज के लिए यूज कर रखा है, ओन रेसिडेंस। तो अगर वो खुद के लिए यूज कर रहा है यानी उसमें रह रहा है और उसकी पेमेंट वो बिजनेस से कर रहा है, तो क्या मैं उसे ड्राइंग कह सकता हूं? अगर मैं यस सर। पर्सनल यूज के लिए कोई भी खर्चा बिजनेस से करता हूं तो वो मेरी ड्राइंग हो जाती है। 3 अकाउंट इसमें मेरे पास ओपन हो रहे हैं। एक ड्राइंग 500 से, एक रेंट 1000 से,
और तीसरा मेरे पास आ रहा है कैश पूरे 1500 से। ड्रॉइंग का इम्पैक्ट किस पे आता है? कैपिटल। कैपिटल आपकी कम हो जाती है, कैपिटल डिक्रीज हो जाती है। तो कैपिटल अगर डिक्रीज हो रही है तो क्या होगा? सॉरी, डेबिट। डेबिट। रेंट, अगर आप बिजनेस का रेंट पे कर रहे हो तो रेंट पे करना आपका क्या है? एक्सपेंस। एक्सपेंस हो रहा है, डेबिट। डेबिट। कैश आपका एसेट होता है, एसेट डिक्रीज हो रहा है, जा रहा है आपके पास से क्रेडिट। अब जो डेबिट है पहले उसको लिखेंगे हम लोग, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 500, रेंट अकाउंट डेबिट 1000 टू कैश अकाउंट 1500 being amount paid for rent of business and of own residence. कोई डाउट किसी को? अगर कोई डाउट नहीं है तो मैं 38 कर सकता हूं। 38 में क्या कह रहा है बच्चे? सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹6000 टू मोहन। अब देखो यहाँ पे ना ये कॉस्ट है गुड्स की, कितनी कॉस्ट है आपके पास? 6000। आपने गुड्स बेचे हैं किसको? मोहन को। और ये जो 6000 के गुड्स आपने मोहन को बेचे हैं ना, उनकी कॉस्ट तो 6000 है, बट आपने बेचे हैं 10% अबव कॉस्ट, 10% ज्यादा पे बेचे हैं। तो अगर 10% ज्यादा पे बेचे हैं लेकिन उसके बाद 5% का ट्रेड डिस्काउंट भी दे दिया गया। अब ध्यान से देखना जरा, ट्री नंबर 38 देखो, गुड्स की कॉस्टिंग क्या है? 6000। सर 6000 है। जी सर। उसमें हमने प्रॉफिट का ऐड किया 10%, तो इसका मतलब मेरी सेल प्राइस क्या आ गई? एक तरीके से 6600 आ गया, लेकिन उसमें से मैं क्या कर रहा हूं? ट्रेड डिस्काउंट दे रहा हूं। ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया है मैंने? 5%। 5%। ये 6600 का निकलेगा, कितना आएगा? शायद 330 आएगा, एक बार आप देख लीजिएगा। 6270 मेरा एक्चुअल सेल प्राइस आया आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। क्या ये कुछ बताया कैश में है कि कैसे है? कुछ भी नहीं बताया, लेकिन नाम दिया हुआ है तो उधार माना जाएगा। और जब आप उधार पे किसी को गुड्स सोल्ड करते हो तो आप क्या एंट्री पास करते थे? जिसको आपने गुड्स बेचे उसका नाम डेबिट, क्योंकि वो आपका डेटर बन जाता है। मोहन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यहां पे समझने वाली बात क्या है, मैं बीइंग तो लिख ही दूंगा, बीइंग गुड्स सोल्ड। यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो हमारी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता, यानी ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री मैं पास नहीं करता हूं। ये चीज तो मैंने आपको बता रखी है। अब आपका मन में डाउट आता है, सर ये प्रॉफिट हुआ तो हमने उसको प्रॉफिट शो नहीं किया। हम लोग बार बार कर रहे थे ना, एक अकाउंट ओपन कर रहे थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट या लॉस कभी भी सेल का रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि जो सेल होती है ना वो ऑब्वियसली बात है उसमें कि भाई सेल में क्या होगा? प्रॉफिट होगा ही होगा। तो जो सेल का प्रॉफिट होता है वो अलग से शो नहीं होता, वो सेल्स में इंक्लूड होता है। लेकिन लेकिन मान लो एक एंट्री में आपको दिखाता हूं, जैसे मान के चलो एक्स्ट्रा एक एंट्री समझो, फर्नीचर ऑफ ₹5000 sold at profit
ऑफ 10%। अगर सेम इस तरीके से होता, मान लो मैं इसे 6 ही कर दूं कि भाई 6,000 का फर्नीचर और उसको सोल्ड किया गया 10% के प्रॉफिट पे, तो जरूर मैं शो करता। कैसे शो करता भाई? एक तो मेरे पे पैसा आता, कैश अकाउंट डेबिट। दूसरा मैं कहता मेरा फर्नीचर गया है, फर्नीचर एसेट होता है, एसेट डिक्रीज हो रहा है, तो क्रेडिट होगा कितने से? 6,000 से। और जो प्रॉफिट है वो मैं अलग से शो करता। प्रॉफिट है, इनकम हो रही है, तो मैं क्रेडिट करता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 10% 600, और मेरे पास टोटल कैश कितना आता? 6600। तो यहां पर मैंने अलग से प्रॉफिट शो किया है, यहां पे मैंने अलग से प्रॉफिट शो किया है, लेकिन सेल्स में नहीं किया। आई होप आपको लॉजिक समझ आया होगा। हाँ जी सर। कहाँ सर तक कर लिया? हाँ जी सर बताइए। सर मेरे को अभी भी वो वाला समझ में नहीं आया कि हमने ऊपर क्यों नहीं करा प्रॉफिट अलग से ऐड। सर सेल्स का ना एक फॉर्मूला होता है, सेल्स इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ये रूल है। मैं अगर किसी को कोई चीज बेच रहा हूं तो ऑब्वियस सी बात है मैं उसे प्रॉफिट पे बेच रहा हूँ। तो क्योंकि ये प्रॉफिट पहले से ही सेल्स में इंक्लूड माना जाएगा या होता है, तो इसलिए मैं उसको अलग से शो नहीं करता। और सेल्स का मतलब मैंने आपको बताया हुआ है पहले से। सेल्स का मतलब क्या होता है? सेल ऑफ गुड्स। आप किसी भी चीज की सेल को सेल नहीं कह सकते अकाउंट्स में। अगर मैंने फर्नीचर सोल्ड किया तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये भी सेल है, नहीं सर। सेल का अपना मतलब है, अगर मैं गुड्स को सोल्ड कर रहा हूं तभी वो सेल है। बोलो वंश। सर तो सर जैसे हमने जब आपने करवाए थे ये वाला, तो आपने कहा था सेल्स को हम दो तरीके से लेके चल सकते हैं, और आपने एक तरीका बताया था कि गुड्स ले लो, गुड्स हमारे डिक्रीज हो रहे हैं जो एसेट्स हमारे, तो क्रेडिट करेंगे उसे। तो सर हमें जी टू सेल्स अकाउंट में सर हमें वही वैल्यू नहीं लिखनी चाहिए जो हमारे हिसाब से गुड्स की गई है, और फिर नहीं अलग सर, से प्रॉफिट का। नहीं सर, ये रूल ध्यान रखना आपको। सेल्स में कभी भी अलग से प्रॉफिट शो नहीं होगा। उसका सिंपल रीजन है कि सेल्स का अमाउंट में प्रॉफिट इंक्लूड होता है। अगर मैं अपनी बुक्स में ये एंट्री शो करने लगूंगा कि मैंने इस सेल पर इतना प्रॉफिट कमाया है, और मुझे वो अकाउंट जो है वो बाहर मार्केट में भी शो करने पड़ते हैं, फिर तो बड़े प्यार से लोगों को तक मेरा मार्जिन पहुंच जाएगा कि मैं कितना परसेंट मार्जिन कमाता हूँ। कस्टमर को भी पता लग जाएगा। कल को फिर वो मेरे से कहेगा ये तो आप ज्यादा कमा रहे हो, कम कमा रहे हो। तो हम सेल्स में कभी भी अलग से प्रॉफिट शो नहीं कर सकते। ओके सर। और सर आपने कहा था सर ट्रेड डिस्काउंट हम सबसे पहले रेट माइनस करते हैं उसमें से, इस फॉर्म सेल में प्राइस में प्रॉफिट से ही या नहीं दिख लीस्ट रहा है। प्राइस में से, सेल प्राइस या लीस्ट प्राइस में से सबसे पहले, अगर दोनों तरह का डिस्काउंट है, ट्रेड और कैश, तो उन दोनों में पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा। लेकिन जब तक सेल प्राइस ही नहीं निकलेगी तो मैं माइनस किस पे करूंगा? और सेल प्राइस कब निकलेगी? जब मेरा कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड होगा। ओके सर। एक बार नोट करेंगे, यहीं से करना है ना शायद 36 से। यस सर। एक बार कीजिए, मैं एक बार 1 मिनट होगा नहीं यहाँ पर, तो डाउट मत पूछिएगा अभी। नीचे कर दूं? यस सर।
हो जाए तो प्लीज बता दीजिएगा। अरे वो क्या नाम है, आयुष। हाँ सर। भाई समझ आ रहा है कुछ? हाँ आ रहा है थोड़ा बहुत। ठीक है, अभी नेक्स्ट लेक्चर में ना कुछ नया हो जाएगा, वो आपको पूरा समझ आ जाएगा। लेजर स्टार्ट कर ठीक देंगे। है। बढ़े आगे। ये सब ठीक है जी, अब 38 हो गया। 39 को अभी रहने देना, 39 को अभी रहने देना। एक बार 40 देखना। गुड्स यूज हुए हैं फॉर मेकिंग फर्नीचर, और ये फर्नीचर अगर खाली लिखा हुआ है तो इसका मतलब फॉर ऑफिस है ये। मान लो, मान लो मेरा काम है टिम्बर का, प्लाईवुड का, ये काम होता है ना सर, लकड़ी का जो काम होता है, तो मैं उसका होलसेल व्यापारी हूँ। अब मेरे को जहां पे मैं ये काम करता हूँ वहां पे मैं चाहता हूँ मेरा एक छोटा सा ऑफिस बने, उसमें फर्नीचर हो। तो मैं, जो मेरे पास कारपेंटर होंगे, या मैं अगर कारपेंटर बुलाता हूँ बाहर से, वो कहता है सर ये सामान चाहिए, इतने बोर्ड चाहिए, इतने एमएम की, इतनी प्लाई चाहिए। अब मैं तो उन चीजों में खुद डील करता हूँ, तो मैं ये थोड़ी कहूंगा भाई साथ वाली दुकान से ले आओ, हमारा माल तो बेकार है, ऐसा थोड़ी कहूंगा सर, मार्केट में कितना गंदा इम्पैक्ट जाएगा। तो मैं अपना ही गुड्स यूज करूंगा। मेरा गुड्स यूज हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि मुझे अपने ऑफिस का फर्नीचर बनाना है। मेरा गुड यूज हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि मुझे अपने ऑफिस का फर्नीचर बनाना है। अब मुझे एक चीज बताओ, मैंने आपको एक चीज बताई हुई है, जब भी आपके गुड्स जाते हैं विदाउट सेल, आपके गुड्स जा रहे हैं विदाउट सेल, तो हम कौन सा अकाउंट को ओपन करते हैं? जब बिना सेल के आपके गुड्स जाते हैं तो आप कौन से अकाउंट को ओपन करते हो? गुड्स को, परचेजेस को। यहां पर क्या हो रहा है, मेरे जो गुड्स मैं बिजनेस के लिए लेकर आया था वो बिजनेस में यूज नहीं हो रहे, मेरे ऑफिस यूज में लग रहा है। मैं उसको सेल नहीं कर पा रहा, सेल नहीं होंगे वो, मैं सेल के लिए उसको लेकर आया था लेकिन वो सेल नहीं होंगे, तो मेरा गुड्स जो कि मेरा एक एसेट था वो डिक्रीज हो रहा है। एसेट डिक्रीज होता है तो क्रेडिट। दूसरी तरफ मेरे पास क्या आ रहा है? फर्नीचर आ रहा है, ऑफिस में फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है। फर्नीचर मेरा क्या है? एसेट है, इंक्रीज हो रहा है, क्या करूंगा? डेबिट। एसेट है, इंक्रीज हो रहा है, क्या करूंगा? डेबिट। अब एंट्री तो मुझे समझ आ गई कि चलो ठीक है सर, एंट्री तो आपने बता दी। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा सर? दो अमाउंट दे रखे हैं आपको, एक तो दे रखा है सेल प्राइस, एक दे रखी है कॉस्ट। क्या लगता है आपको कौन सा यूज करना चाहिए? हमको एक ही कर सकते हैं कोई सा भी। सर कॉस्ट। कॉस्ट क्यों सर? सर क्योंकि हमारी सेल तो हो रही है। सर ये चीज का ध्यान रखिएगा, मैं सेल को सिर्फ और सिर्फ सेल प्राइस को मैं तभी यूज करूंगा, मैं सेल प्राइस को तभी यूज करूंगा जब कभी मेरी सेल होगी। अगर सेल के अलावा मैं गुड्स को कुछ भी कर रहा हूँ, चाहे मैं फ्री सैंपल के तौर में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, चाहे मैं एडवर्टीजमेंट के लिए यूज कर रहा हूँ, चाहे आग लग गई, चाहे चोरी हो गई, या मैं अपने घर ले जाऊं, या फिर जैसे मैंने यहाँ पे कोई एसेट क्रिएट कर लिया वो कर लूं, तो उन सभी केसेस में मैं ये देखूंगा कि मेरे जो गुड्स कम हुए हैं, वो गुड्स डिक्रीज हुए हैं, वो किस पे कम हुए हैं? तो वो मेरे कॉस्ट पे कम हुए हैं, तो मैं हमेशा कॉस्ट प्राइस यूज लिखूंगा। बताइए वंश, बाकी भी बताइए। ये सब क्लियर है। नोट कीजिए सर एक बार इसको, शायद लास्ट एंट्री थी, एक बार मैंने सारी कर चुका हूं मैं आपके साथ।
अब देखिए आपके पास ना 2 दिन है। एग्जाम कब है आपका वंश? सर मेरा नेक्स्ट मंडे को है। ठीक है, तो अभी आपके पास ना 2 दिन है, मोटा मोटा ये मान लीजिए, सैटरडे संडे और मंडे। मैं आप लोगों से ये चीज चाहूंगा, इसको आयुष को छोड़ के, अभय, अंगद, वंश, मैं आप लोगों से ये चाहूंगा कि अगर आपके पास टीएस ग्रेवाल की जो बुक है उसमें जो इलस्ट्रेशंस हैं जर्नल एंट्री की चैप्टर नंबर 8 की, उनको प्लीज एक बार अपने आप सॉल्व कीजिए। बहुत ज्यादा नहीं होगी, जो आपको लगे ना रिपीट हो रही है उसको चाहे मत करो। मान लो बार बार आ रहा है कैश सेल मत करो सर, एक बार करो, मैं ये नहीं कह रहा सारे क्वेश्चन करो, लेकिन एक बार सारी एंट्रीज को गो थ्रू करो। जब आप गो थ्रू करोगे तो 10-5 एंट्री ऐसी आएंगी आपके पास जो शायद मैंने ना कराई हो, या कराई हो लेकिन आपको शायद सॉल्व ना हो रही हो। तो जब वो डाउट आप मेरे से मंडे को क्लियर कर लोगे, ट्यूसडे को सॉरी, तभी मैं ये मान के चलूंगा कि ये चैप्टर मेरी तरफ से वाइंड अप हो गया। लेकिन अगर आप ट्यूसडे को डाउट नहीं लेते हो तो भी मेरे को ये एज्यूम करना पड़ेगा कि मेरी तरफ से चैप्टर वाइंड अप हो गया और आपको समझ आ गया, ताकि मैं नए चैप्टर की तरफ बढ़ जाऊंगा। तो अब ये वर्क आपका है। हाँ जी सर। सर आप डाउट क्लास थर्सडे को ले सकते हो क्योंकि सर मंडे को मेरा एग्जाम है दूसरा कोई। सर मैं थर्सडे को ले लूंगा, आप क्लियरली बोला आपने, अच्छी बात है सर, मैं थर्सडे को ले लूंगा। मैं ट्यूसडे को आपको एक छोटा सा टॉपिक बताऊंगा, लेजर। ठीक है, लेजर के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, आपके पास ग्रुप में आ जाएगा, मतलब आपके पास आ जाएगा मैसेज, उस क्वेश्चन को करके रखना, बस जर्नल उसकी पास करके रखना, इतना तो कर लोगे। 5-6 एंट्रीज दूंगा, ज्यादा नहीं, यस सर। ताकि मैं आपको जर्नल का आइडिया दे दूं, लेजर का आइडिया दे दूं क्या है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा जिसमें कि 5 से 7 एंट्रीज होंगी, बस उसकी जर्नल एंट्री पास करके रखना, क्योंकि लेजर अपने आप में इतना बड़ा है कि मैं उसमें जर्नल उस क्लास में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता करा के। बहुत सिंपल जर्नल एंट्रीज होंगी। और सबको टाइम मिल गया है, थर्सडे तक का टाइम मिल गया है। थर्सडे तक एक बार इलस्ट्रेशन, मेन क्वेश्चन नहीं, क्योंकि मेन क्वेश्चन का तो आपके पास सॉल्यूशन नहीं है, और मेन क्वेश्चन करोगे तो वो कैसे करोगे, मेन क्वेश्चन का सॉल्यूशन थोड़ी है आपके पास। आप इलस्ट्रेशन को करेंगे, जो रिपीट हो रही है उसको छोड़ देंगे। 99% मेरे हिसाब से मैंने कवर कर ली होगी, हो सकता है कोई 2-4 एंट्री रह गई हो, तो वो डाउट्स मैं आपके ले लूंगा। बाकी किसी का कोई पर्सनल डाउट हो तो बताइए, मेरी क्लास आज के लिए ओवर हो गई है सर। सर हाँ जी बताइए। सर आपको इस वीक में, सर नेक्स्ट वीक में आप बैलेंस शीट भी करा सकते हो, तो मेरा मंडे को टेस्ट में आएगी वो, नेक्स्ट मंडे वाली टेस्ट। सर मैं करा दूंगा सर बैलेंस शीट, आपने, चलो मैं आपको करा भी दूंगा, बाकी एक वीडियो का लिंक दूंगा आपको, ठीक है? ओके सर। और उसके बाद मैं करा भी दूंगा। और भी कोई Thank you, कुछ sir. कह रहा था, शायद अंगद कुछ कह रहा था, नहीं सर। तो गुड नाइट कह दूं? यस। अबे तो कुछ कहता ही नहीं है। आयुष, ठीक है भाई, आज की क्लास इतनी रहेगी। ठीक है सर। मिलते हैं आप लोगों से ट्यूसडे को सेम टाइम में। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सर।